नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.डी. सेठी, समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं भारतीय पेंशन मंच के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी। उन्होंने पेंशनर्स को तमाम राज्य से किस तरीके से इकट्ठा किया, कैसे उन्होंने ये शुरुआत की, आइए जानते हैं उनसे। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सर, ये आपने जो मंच की शुरुआत की, कब इसका स्थापना किया? गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर 23 नवंबर 2017 को जी भारतीय पेंशन मंच की स्थापना गठन किया। और जब गठन किया गया तो ये विचार किया गया कि हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी पेंशनधारियों को मंच के साथ जोड़ा जाए। 22 अप्रैल 2018 गंगा पूजन के दिन विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारतीय पेंशन मंच की विधिवत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थापना की। स्थापना के समय ही ये तय हो गया, यह संगठन पेंशनर की परिभाषा में आने वाले जो भी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं, किसी भी विभाग से हैं, वो भारत माता को, भारत को, भारत की धरती को जो नमन कर सकते हैं और राष्ट्रीय विचारधारा जिनकी है, ऐसे तमाम पेंशनों को संगठित करने का विचार बना और इस दृष्टि से ये संगठन खड़ा। तो इसके कितने समय सदस्य होंगे राज्य भर में? इस समय लगभग 45 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त 19 राज्यों से मंच के साथ जुड़े हैं, सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ऐसे 19 राज्यों में हम लोग पहुंच चुके हैं। और 19 राज्यों से हजारों, हम कह सकते हैं कि इस समय 5,000 के करीब हमारे सदस्य बन चुके हैं, जबकि अभी 5 साल ही हुए हैं संगठन को बनाए हुए। और बड़े अच्छे ढंग से संगठन खड़ा हुआ है, जगह जगह से लोग जुड़ रहे हैं, हर रोज सदस्यता अभियान जारी है। अब तक किन मुद्दों में आपने आवाजें उठाई हैं मंच की तरफ से? हमारी जो मुख्य विषय हैं, ऐसे तो बहुत मुद्दों पर हम सरकार के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन मुख्य विषय क्या है? पहला विषय यह है कि पेंशन कोई आय नहीं है और सरकार इस पर आयकर लगाती है। और जो आय हमको, जो पेंशन हमको मिलती है, कर्मचारी को, अधिकारी को जो रिटायर हुए हैं, उनको जो पेंशन मिलती है, पेंशन वेतन के आधार पर मिलती है। जो सर्विस के दौरान जो वेतन था, उसको आधार बना करके उसके आधार पर पेंशन मिलती है। और उस वेतन पर सेवा के दौरान कर्मचारी और अधिकारियों ने आयकर दिया। जब उसके आधार पर पेंशन मिलती है, उसका आधार बनाकर पेंशन मिलती है, तो एक आय पर दो बार आयकर कैसे लग सकता है? उस पर आयकर लगाई जाती है। उस सवाल पे हम बाद में आएंगे। इससे पहले आप ये बताइए, मुद्दों की जहाँ तक बात है। हाँ, मुद्दा हमारा एक तो ये था पेंशन के बारे में। दूसरा मुद्दा, जो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि आज जो पेंशनर हैं, जब वो 80 साल के होते हैं तो सरकार उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करती है। लेकिन जो 2018 में सरकार ने जो आंकड़े जारी किए, उसके आधार पर सरकार ने माना कि भारत में मृत्यु दर, औसतन मृत्यु की जो एज है वर्ष, वो 65 वर्ष। तो हमने कहा 2018 में जब हमारा प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन शिरडी महाराष्ट्र में हुआ 23 जुलाई 2018 को, तो हमने पहला ये प्रस्ताव पास किया कि जो पेंशनर 65 साल के हों, उनकी पेंशन में 10% बढ़ोतरी की जाए। और फिर हर 5 साल के बाद पेंशन में बढ़ोतरी हो, और जो पेंशनर 80 साल का हो जाए
तो उसकी 100% पेंशन भर देते। ये तो बात हमने 2018 में की। यानी 100% अगर उसको फर्स्ट ईयर पेंशन 25,000 मिल रही है तो सीधा 50,000 पेंशन हो जाए। 50,000 नहीं, हमारे ये कहना कि आज उसको 25,000 मिलती है तो सरकार 100 साल में उसको 50,000 करती है। 100 साल में कितने लोग जिंदा रहते हैं? हमने कहा कि 100 साल नहीं 80 साल किया जाए। और हमारी इस बात को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बात आई तो पार्लियामेंट की कमेटी बनी, वो भी तो बनाई, हमने नहीं बनाई। और हमारे इस विषय को लेकर के पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा कि वास्तव में ये बात सरकार को माननी चाहिए। ये रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट के सामने, अभी भी पेंडिंग है, सरकार ने उसको कुछ किया नहीं है, लेकिन सरकार की बनाई हुई कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया। और आज हमारा जो मुख्य जो विषय है, इसके साथ साथ कोरोना काल में सरकार ने दो हमारे ऊपर कुठाराघात किए। पहला कुठाराघात कि जो 18 महीने का हमारा डीआर था अंतरिम रहा, जो हर 6 महीने के बाद सरकार बढ़ाती है, उसको सरकार ने फ्रीज किया। और तब से हम माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय वित्त मंत्री से इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार को 18 महीने का जो डीआर फ्रीज किया है उसको रेस्टोर करना चाहिए। उसी के साथ कोरोना काल में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को जेल किराए में जो छूट मिलती है उसको बंद कर दिया। तो इस विषय को भी हमने उठाया कि आप इसको रेस्टोर करना चाहिए। कितनी विडंबना है। इतना वक्त यानी कि कोरोना काल को भी गए हुए 2 साल हो गए हैं। 19-20 की और 20-21 की बात है ये, अब 23 चल रहा, 24 आने वाला है। चुनाव से पहले क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट 60 साल की उम्र पाए लोगों को इस किराए में छूट देगी रेलवे के? हमको नहीं लगता सरकार इसको करेगी जी, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है जी तो क्या करेगी? तो हमारा जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जी अक्टूबर में भुज गुजरात में होने जा रही है। ये हमारा निर्णय हो चुका, हम इस पर तारीख अभी तय करने वाले हैं। जी। और उस बैठक के अंदर अगर सरकार ने चुनाव से पहले ये सब नहीं किया तो हम कोई रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरह से अपना आंदोलन कर सकते हैं या किस तरह से हम अपनी आवाज इस उम्र में उठा सकते हैं। उस बात को बैठक में हम विचार करेंगे और जैसा कार्यकारिणी तय करेगी वैसा हम आगे के लिए कदम उठाएंगे। क्योंकि इस समय जो वृद्ध लोग हैं 60 साल की पार वाले, उनको इस चीज को लेके बहुत दुख है कि जो हमें 50% तक किराया माफ किया जाता था, गवर्नमेंट से रिबेट मिलती थी रेल किराए के अंदर, अब उसको कोरोना काल के वक्त खत्म किया हुआ और उसको अभी तक चालू नहीं किया, जबकि चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि इस चीज को दोबारा से लागू किया जाए। तमाम जितने भी संगठन है वो इस चीज के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं कि इसको किया जाए। सरकार की तरफ से हमेशा यही रहता है कि हम कर रहे हैं, आश्वासन तो मिले लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया। एक सबसे बड़ी बात आपने उठाई है कि इनकम टैक्स की जो पेंशनर है उनकी तनख्वाह से, उनकी पेंशन से इनकम टैक्स क्यों काटा जाए, जबकि नेता लोग जिनको 5 साल कार्य करने के बाद पेंशन मिल रही है, चाहे वो सांसद है, विधायक है या पार्षद है, उसको पेंशन मिल रही है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि उनके साथ कैसा ये इनकम टैक्स और ये पेंशन को लेके क्या आपका विवाद है? एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते, ये हमने बार बार कहा है। और आज जो सरकार है जो बड़ी बड़ी बात कर रही है, बड़े डेवलपमेंट के काम कर रही है, माननीय मोदी जी का पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है, तो हमने कहा है उनके सामने, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है, उसमें हमने सारी बातों का वर्णन किया है। और हमने कहा है कि आप एक तरफ कर्मचारियों पर पेंशन पर आयकर वसूल कर रहे हैं और जो पूर्व विधायक और सांसद हैं उनकी पेंशन पर आयकर वसूल नहीं किया जा रहा, जबकि उनको लाखों रुपए पेंशन मिलती है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। तो एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते। जब एक परिभाषा है पेंशन की, उनको भी पेंशन मिलती है, हमको पेंशन मिलती है, तो पेंशन की परिभाषा में आने वाले तमाम लोगों को एक ही नियम के अनुसार उन पर बर्ताव होना चाहिए। क्या मंच ने इस पर लिखित में दिया है? हमने लिखित में एक बार नहीं कई बार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, क्या जवाब? माननीय वित्त मंत्री जी को दिया है,
जवाब तो कोई आता नहीं। आजकल डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया को ये इसको क्लोज कर देते हैं और कोई जवाब तो आता नहीं, हम लिखते रहते हैं। अब आप देखिए रेलवे रिजर्वेशन का जो मुद्दा है कंसेशन का, हमने 15 सांसदों को पत्र लिखे, 15 सांसदों छाट करके जो हमको लगता था कि हमारी आवाज उठाएंगे, ऐसे 15 सांसदों को हमने पत्र लिखे। केवल एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और रेल मंत्री को पत्र लिखा। बाकी 14 सांसदों ने इस बात को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? भाई उनको तो सुविधा मिल रही है हर तरह की, अब वो सोचते कि हमको क्या लेना देना है। आप देखिए कि कितनी विडंबना है। राज्य सरकारें राज्य ट्रांसपोर्ट में बसों के अंदर वरिष्ठ नागरिकों को छूट दे रही है। हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, वहां पर छूट दे रही है। पंजाब में तो महिलाओं को फ्री है, दिल्ली में फ्री है बस सर्विस महिलाओं को, लेकिन वरिष्ठ नागरिक को आप सुविधा नहीं दे सकते। और वरिष्ठ नागरिक को जो सुविधा है रेल के अंदर, ये आज की गवर्नमेंट ने नहीं दी, ये तो पहले की बहुत पहले से दी जा रही है, इन्होंने बंद कर दिया। तो इससे बड़ी निराशा है। और एक बात और है, कितने वरिष्ठ नागरिक हैं जो रेल में सफर करते हैं? बहुत कम करते हैं। आप उनको सुविधा नहीं दे सकते, आप अपनी सुविधा बंद नहीं कर सकते। सांसद, विधायक, मंत्री फ्री में ट्रेन में जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, लेकिन एक वरिष्ठ नागरिक को जो आप 40%, 50% जो छूट देते थे वो बंद कर दिया। अब एक बात हम और आगे बढ़ाते हैं इंक्रीमेंट को लेके। 11 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो जून में रिटायर्ड होते हैं या दिसंबर में रिटायर्ड होते हैं उनको बाकायदा इंक्रीमेंट दी जाए, लेकिन उसको भी मेरे ख्याल अभी तक लागू नहीं किया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उससे पहले ये केस हाई कोर्ट के लेवल पर कई हाई कोर्ट में चलता है, और ये चलते चलते गवर्नमेंट ने इसमें रोकने की काफी कोशिश की। जब भी कोई डिसीजन आता था गवर्नमेंट उसको स्टे करा देती है। तो अभी 11 अप्रैल को जो डिसीजन आया, ये 28 पेज का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में उसने सारा इस बात का वर्णन किया है कि जो आदमी 30 जून को रिटायर होता है और 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगता है। तो हमने ये कहा कि ये केवल एक टाइम, जो आदमी 30 जून को रिटायर हुआ या 31 दिसंबर को रिटायर, तो एक बार उसको जो है 900 इंक्रीमेंट लगा करके उसको एक बेनिफिट दे दिया जाए, ताकि उसकी पेंशन में, पेंशनरी बेनिफिट में उसको एक फायदा मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ये बिल्कुल सही बात है, और 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया। और डिसीजन देने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद, फिर भारत सरकार SLP लगाए। लेकिन 19 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SLP वगैरह सब रिजेक्ट कर दी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को कहा इसको कंसिडर किया जाए। तो हमने इस सारे केस को स्टडी करने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद, अभी 5 जुलाई जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके जो सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उनके सेक्रेटरी को उनके ऑफिस में ये पत्र दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की काफी उसमें लगाई हुई है, और हमें उम्मीद है कि सरकार इसको स्वीकार करेगी। हम एक बात, 2 बात को कहना चाहते हैं। हमारी कुछ बात सरकार ने मानी है, जैसे हमने एम्स के बारे में कहा कि जितनी एम्स हैं देश भर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें पेंशनर को कैशलेस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो सरकार ने आदेश किया। अब उसमें 6 एम्स में तो सरकार ने आदेश कर दी है, लेकिन अब हमारा ये कहना है कि जितनी भी एम्स हैं देश में, अब जैसे गोरखपुर है, हमने गोरखपुर के बारे में कहा, लेकिन दिल्ली के आदेश कर दिए, गोरखपुर के आदेश नहीं किए। बाकी 5 एम्स में उन्होंने आदेश कर दिए। तो हमारा ये कहना है कि जितनी भी एम्स हैं, पॉलिसी तो एक समान होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की। अब आप एम्स में एक फैसिलिटी पेंशनर को दे रहे हैं, कैशलेस फैसिलिटी, और किस पेंशन जो CGHS से कवर्ड है, तो ऐसे CGHS से कवर्ड जितने भी पेंशनर हैं, जितनी भी एम्स हैं देश में, उन सब में मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरा, जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने एक पत्र लिखा
उस पत्र में हमने कहा था कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं देश भर में, और देश भर में हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर सब जिले में है, और सरकार की जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, वो पूरे देश में है। तो हर जिले में CGHS सेंटर होने चाहिए। तो सरकार ने लिखित में हमको जवाब दिया और इस बात को स्वीकार किया कि हर जिले में CGHS सेंटर हों। अब ये जवाब भी आ गया, सरकार ने प्रिंसिपल की एग्री भी कर दिया, लेकिन अब उसकी जो गति वो बड़ी धीमी है। तो हमारा ये कहना है, अब जैसे हमारा एक उदयपुर है, उदयपुर के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा पेंशनर हैं और CGHS कार्ड होल्डर भी बहुत हैं, उनको अहमदाबाद इलाज के लिए जाना पड़ता है। काम उदयपुर है, काम अहमदाबाद गुजरात में, उदयपुर वहाँ पर है राजस्थान। तो हमारा ये कहना कि हर जिले में CGHS सेंटर होने थे। तो ये मान के हम चले जो पेंशनर हैं हमारे, उनको स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं अब आपको आखिर में, हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं जी, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मंच की तरफ से? हमारा सरकार से कहना कि हमारे जो संगठन है वो संगठन रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर कार्य करता है। और रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन यह है कि जितनी मात्रा में सरकार पेंशनर के हित में काम करेगी, जितनी मात्रा में भारत सरकार पेंशन के हित में आदेश करेगी, काम करेगी, हमारी बात को सुनेगी, उतनी मात्रा में हम सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार का साथ देंगे, सरकार की नीतियों के साथ चलेंगे। और जितनी मात्रा में सरकार पेंशन के खिलाफ काम करेगी, पेंशन के हित काम करेगी, उतनी मात्रा में हम अपनी ताकत के आधार पर, अपने संगठन की ताकत के आधार पर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। जो संघर्ष हम कर सकते हैं हम करेंगे। हम एक बात और कहना चाहते हैं, हमारा संगठन अकेला संगठन नहीं है। हम देश भर में जो राष्ट्रवादी पेंशनर के जो संगठन है उनको संगठित करने का काम हम कर रहे हैं। और 2021 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 3 संगठनों का, पेंशनर संगठनों का, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ, भारतीय बैंक पेंशन महासंघ, पेंशनर महासंघ और भारतीय पेंशन मंच, तीनों का मिलकर के नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ पेंशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमने एक बड़ा मोर्चा बनाया है और अन्य जो पेंशनर के संगठन हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं। धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ने की बात हो रही है। हम एक बड़ा मोर्चा बना रहे हैं और जिस दिन एक बड़ा मोर्चा देश में बन गया तो हम अपने मोर्चे के माध्यम से अपनी ताकत को दिखाएंगे सरकार को और अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे। हमारा आखिर में एक ही बात कहना है, हम टकराव की नीति नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि हम जो लोग हैं सभी 60 साल से ऊपर के, बहुत से साथी हमारे स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं रहता, हम संघर्ष नहीं करना चाहते। लेकिन अगर सरकार ने जिस तरह की नीति आज सरकार की चल रही है, हमें कुछ बातों से बड़ी तकलीफ है। जैसे 18 महीने का हमारा DA-TR 8 बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बाद मसला हल नहीं हुआ। ऐसे रेलवे का हमारा जो ये वरिष्ठ नागरिक का जो कंसेशन बंद कर दिया, रेल भाड़े का, रेल मंत्री जी को हम 4-5 बार पत्र लिख चुके थे, प्रधानमंत्री जी को 2 बार पत्र लिख चुके, ये मसला हल नहीं हुआ। और ये जो इनकम टैक्स का मसला है, अगर इसमें आप 2 तरह की नीति रखते हैं कि कर्मचारियों के ऊपर आप टैक्स वसूल करते हैं और विधायक और सांसद पर टैक्स वसूल नहीं करते, तो 2 तरह की नीति सरकार की नहीं चल सकती। और चौथा जो हमने बताया कि 65 साल के बाद हमारी जो पेंशन उसमें बढ़ोतरी हो और जो लोग 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो एज इट इज सरकार को लागू करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह यादव जी, महासचिव भारतीय पेंशन मंच के। आज हमने बहुत ही जानकारी ली, कामयाब ली कि किस तरीके से इन्होंने जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनके हित के लिए क्या कार्रवाई की, उन्होंने क्या संघर्ष किया। रेल भाड़े को लेकर भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से
भाड़े को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और पेंशनर्स के सेहत के लिए भी ये अपने स्तर से कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सत्य जी, आपने हमको बुलाया और हमें हमारी बात को सुना और इसका सारा प्रचार करेंगे। बहुत बहुत